बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डिप्टी सीएम को एक और पदभार मिला है, विभाग मिला है मुकेश अग्निहोत्री को। आपको बता दें कि एक और विभाग सीएम ने सौंपा है और सहकारिता विभाग का जिम्मा उन्हें अब मिल गया है। राज्य सरकार ने इस हवाले से अधिसूचना पहले ही जारी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं हम आपको। पहले से मुकेश अग्निहोत्री के पास 3 विभाग हैं, जिसमें परिवहन, जल शक्ति विभाग और साथ ही साथ भाषा, कला और संस्कृति विभाग के मंत्री हैं। तो ये 3 विभाग पहले से ही मुकेश अग्निहोत्री के पास है और अब एक और विभाग सीएम ने सहकारिता विभाग के तौर पर उन्हें सौंपा है। मुकेश अग्निहोत्री को एक और विभाग मिला है। तो आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें, नोटिफिकेशन की तस्वीरें हैं इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री की तस्वीरें हैं, जो अब उन्हें एक और पदभार मिला है उसकी तरफ निशानदेही कर रही है। आपको बता दें कि सीएम की तरफ से उन्हें सहकारिता विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले डिप्टी सीएम के पास 3 विभाग थे, जिसमें परिवहन, जल शक्ति, भाषा, कला और संस्कृति विभाग शामिल हैं और अब और एक विभाग का जिम्मा सीएम के जरिए डिप्टी सीएम को सौंपा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुकेश अग्निहोत्री को एक और विभाग मिला है। सीएम ने इन्हें सहकारिता विभाग का जिम्मा सौंपा है। तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अब एक और विभाग सौंपा गया है, जिसका नाम है सहकारिता विभाग। उप मुख्यमंत्री को यह विभाग दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सिफारिश पर यह विभाग, ये जिम्मा उन्हें दिया गया है और इस हवाले से राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अधिसूचना की कॉपी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास पहले से ही 3 विभाग थे, अब एक और जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को एक और विभाग सौंपा गया है, जिसकी अधिसूचना आप टीवी स्क्रीन पर, नोटिफिकेशन की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री को एक और विभाग मिला है। ये मुकेश अग्निहोत्री के लिए बड़ी खबर है और राहत, खुशी की खबर है उनके लिए, क्योंकि पहले से ही उनके पास 3 विभाग थे, जिसमें परिवहन, जल शक्ति विभाग, साथ ही साथ भाषा, कला और संस्कृति, ये तीनों विभाग पहले से ही डिप्टी सीएम के पास थे। लेकिन एक और जिम्मेदारी अब बढ़ गई है मुकेश अग्निहोत्री पर, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सिफारिश पर इन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई है। सहकारिता विभाग का जिम्मा भी अब मुकेश अग्निहोत्री के सुपुर्द किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, एक और जिम्मेदारी मुकेश अग्निहोत्री के सुपुर्द की गई है। सहकारिता विभाग पहले किसके पास था? ये देखिए, ये विभाग अभी तक जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास ही था, लेकिन अब ये विभाग उन्होंने उप मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर इस पूरी खबर को देखें तो उप मुख्यमंत्री का कद इससे बड़ा है। अब 4 महकमे मुकेश अग्निहोत्री के पास होंगे और मुख्यमंत्री की बात करें, जितने अभी मंत्री हैं, 7 मंत्री अभी हैं कैबिनेट मंत्री, जिनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं। लेकिन जो विभाग एलोकेट नहीं किए गए थे, जो पोर्टफोलियो एलोकेट नहीं किए गए थे, वो मुख्यमंत्री के पास ही है। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भार मुख्यमंत्री का भी कम हुआ है और सहकारिता विभाग काफी बड़ा विभाग है और इसको अब उप मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। तो अब कद इससे जो है जरूर उप मुख्यमंत्री का बड़ा है। लेकिन परिवहन विभाग जैसा अहम जिम्मा उप मुख्यमंत्री के पास है और उसके अलावा जल शक्ति विभाग का है, भाषा एवं कला संस्कृति विभाग का जिम्मा भी है। अब ये 4था विभाग उनके पास हो जाएगा। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री को जिस तरह से सरकार में अनुभव है, पहले भी वो मंत्री रहे हैं, मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं, तो काम करने का अनुभव उनके पास है, वो काफी अनुभवी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है और जिम्मेदारी दी है। उनका न केवल कद बढ़ा है बल्कि भरोसा भी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तक जताया है कि वो अब इस विभाग की सारी जिम्मेदारियों को देखेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह की बातें अब तक चल रही थी
रणबीर, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि मंत्रिमंडल में 3 और मंत्रियों को जोड़ा जाना है। रेस में 6 लोग शामिल होते हुए दिखाई दिए और इस बीच अब सहकारिता विभाग मुकेश अग्निहोत्री के सुपुर्द किया गया सीएम की तरफ से। बहुत ही सोच समझकर ये विभाग उन्हें दिया गया होगा और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो अभी सीएम के पास खुद हैं, तो जो आने वाले मंत्री हैं उनके लिए विभागों को देख कर रखा गया होगा और उसके बाद सीएम की तरफ से सोचा गया होगा कि ये विभाग मुकेश अग्निहोत्री जी को दे दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो है 3 मंत्री और बनने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है ये अभी देखना होगा। मुख्यमंत्री जब हाल ही में दिल्ली गए थे, दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर जो है काफी चर्चा हुई है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पास अभी जितने विभाग है उन्हीं में से जो है बहुत सारे पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिनको इन्हें एलोकेट किया जाएगा। हालांकि सीपीएस भी लगाए गए हैं। अब सीपीएस को लेकर भी खबर ये निकल कर आ रही है कि शायद वो भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। और जहां तक ये विभाग सौंपने की बात है, देखिए बड़ा विभाग है और ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि उप मुख्यमंत्री जो है शुरू में शायद वो इंटरेस्टेड थे इस पोर्टफोलियो के लिए और मुख्यमंत्री जो है ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे इसके लिए। तो ये शायद हो सकता है कि एक ये वजह हो सकती है। और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और उनके पास 3 ही विभाग है। हालांकि है बहुत महत्वपूर्ण और बड़े विभाग उनके पास है, लेकिन यहाँ से न केवल उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाया गया और काम प्रभावित ना हो किसी भी विभाग का, ये देखते हुए उप मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है और जो विभाग किन किन कौन कौन से ऐसे विभाग है जो नए मंत्री को दिए जा सकते हैं, क्या ये भी देखना होगा कि कुछ और विभाग ऐसे हैं क्या किसी अन्य मंत्री को दिए जाएंगे या उप मुख्यमंत्री को कोई और जिम्मेदारी भी अभी बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि जो संभावित मंत्री हैं, जो होने वाले मंत्री हैं, जो शामिल किए जाएंगे, उनके लिए कौन से विभाग बचाए रखे जाएंगे, बचाए रखा गया है। और मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से ये कि क्या उन्हें और जिम्मेदारी आने वाले दिनों में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बहरहाल कद बढ़ा है सहकारिता विभाग देकर और उनके ओहदे में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है क्योंकि पहले ही 3 विभाग 3 पोर्टफोलियो उनके पास थे। सीपीएस का जिक्र रणबीर जैसा कि कर रहे थे, अगर गलत नहीं हूं मैं तो 17 तारीख को शायद इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। तो एक तरफ कोर्ट की सुनवाई और दूसरी तरफ सीपीएस के हवाले से लगातार खबरें भी आती रही रणबीर कि ये इस्तीफा भी दे सकते हैं। अभी क्या कुछ इस्तीफे के हवाले से खबर क्या पुष्टि हो रही है, पक्की हो रही है या नहीं? देखिए फिलहाल अभी जो है इस तरह की सुगबुगाहट जो है चल रही है। हालांकि जो जानकारी शुरुआत में हमारे पास सूत्रों के हवाले से पहुंची थी, कांग्रेस आला कमान के साथ इस मुद्दे पर जो है चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि कानूनी पक्ष जो कहता है, जो कानून के जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि शायद कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को निराशा हाथ लग सकती है। अब देखना होगा कि 19 मई को जब सुनवाई होती है उसी दिन कोई फैसला आता है या फिर सुनवाई को आगे टाला आगे के लिए आगे की कोई नई डेट जो है दे दी जाती है, ये देखना होगा। और तो कहा जा सकता है 17 मई नहीं बल्कि सुनवाई 19 मई को होगी। देखना होगा कि इस हवाले से क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। दूसरी तरफ अभी ये जो कद बढ़ा है, पदभार जो बढ़ाया गया है, विभाग बढ़ाया गया है, मुकेश अग्निहोत्री के तौर पर 3 विभाग पहले से ही थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी की खबर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 1 जून से प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। बीजेपी के बड़े नेता घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जनसंपर्क अभियान की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी ने 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है। यह फैसला आज हुई बीजेपी नेताओं की अहम बैठक में हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज बताया कि 20 मई 2023 को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शिमला के पीटर हॉफ में होने जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि 30 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल केंद्र सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान का आयोजन करेगी, जिसमें 1 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक घर घर जाके केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। इसको लेकर
इस कार्य समिति जो होने जा रही है उसके अंदर विस्तृत योजना बनाई जाएगी और योजना बनाते हुए इस सब की चर्चा जो है वो धरातल तक कैसे जानी है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। शिमला बीजेपी के प्रभारी डेजी ठाकुर ने उमा कौशल की नाराजगी को कांग्रेस में फूट का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगर निगम के काम में दखलंदाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल में ही डिप्टी मेयर का दफ्तर है। सरकार ने पहले चुनाव में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर डिप्टी मेयर को उनके दफ्तर से बेदखल कर दिया। उमा कौशल आज ही शिमला के डिप्टी मेयर चुनी गई, जबकि कांग्रेस ने सुरेंद्र चौहान को मेयर बनाया है। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद ही अब दफ्तर को लेकर विवाद शुरू हो गया। डिप्टी मेयर उमा कौशल ने कार्यभार संभालने से मना कर दिया। उमा कौशल ने डिप्टी मेयर का ऑफिस सब्जी मंडी में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब तक फैसला वापस नहीं होगा वो अपने पद को ज्वाइन नहीं करेंगी। दफ्तर टाउन हॉल में रहेगा, तभी तो डिप्टी मेयर के पद पर ज्वाइन करेंगी। आपको बता दें कि आज ही छोटा शिमला से कांग्रेस पार्षद सुरेंद्र चौहान को मेयर और टूटीकंडी से पार्षद चुनी गई। उमा कौशल को शिमला का डिप्टी मेयर चुना गया, जिसके बाद दोनों ने अपना दफ्तर ज्वाइन करने के लिए टाउन हॉल पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने पर उमा कौशल को पता चला कि टाउन हॉल में मेयर का दफ्तर तो है, लेकिन डिप्टी मेयर का दफ्तर लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाना है। उमा कौशल ने कहा कि ऐसा है तो मैं अपने पद पर ज्वाइन नहीं करूंगी। हालांकि डिप्टी मेयर चुने जाने पर वो बेहद खुश थी। बधाई दे दें आपको। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होने दो। हाँ, तो हम उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। हाँ जी, देखिए उमा कौशल यहाँ पर जो है ऐलान करती हुई नजर आ रही है। डिप्टी मेयर के पदभार नहीं संभालने पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मामले को तूल देने की जरूरत नहीं, कार्यभार संभालने के लिए कुछ लोग मुहूर्त देखते हैं। उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देते हुए कहा कि लड़ाई चुनाव तक सीमित रहती है, अब सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, ये तो आप ही मेरे संज्ञान में बात ला रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि ऊपर टाउन हॉल में जो नई बिल्डिंग रेनोवेशन उसकी हुई थी, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का कमरा था। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर से ही हुआ था वो, मुझे इनकी जानकारी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कई लोग जो हैं ऑफिस रिज्यूम करने के लिए भी टाइम लेते हैं, टाइम मतलब पत्री देखते हैं या मुहूर्त देखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। इसको मैं नहीं समझता हूँ कि तोल देने की या एक हाईलाइट करने की कोई हमारे को आवश्यकता है। कोई रीजन रहा होगा, मैं बिल्कुल जानकारी लेके फिर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांकनदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी आमने सामने। सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, एमपी में नक्सली नहीं होते तो मारते कहते, छत्तीसगढ़ से अब रहे हैं भाग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। सीएम ने इस बार ये दावा राज्य सचिवालय के नए बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर किया। सीएम ने सचिवालय की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया उसे 43 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 8 मंजिला बिल्डिंग में हाईटेक पार्किंग सहित हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद सचिवालय कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी काम में तेजी लानी होगी। फाइल तेजी से निपटाने होंगे ताकि हम 10 साल में हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने में कामयाब हो पाएं। लेकिन 4 साल में हमारा ये निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। लेकिन उसमें आप लोग आगे सहयोग नहीं करेंगे, आपकी फाइलें मूव नहीं होगी, उसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी सचिवालय के कर्मचारियों को। अब वो समय चला गया। अगर और राज्यों के साथ अगर हमने आगे बढ़ना है और अपने प्रदेश को आगे बढ़ना है तो हमें स्पीड से, तीव्र गति से कार्य करना होगा और उसमें आपका सहयोग चाहिए। जितने हमारे कर्मचारी और सचिवालय के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा पहुंची हुई फाइल जो अधिकारी और फिर मंत्री और मुख्यमंत्री की और चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पहुंचेगी, तभी हम उनको अमली जामा पहनाएंगे। सीएम सुक्खू ने शिमला सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कई कैदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। जेल में बंद कैदियों के लिए एकीकृत STI, HIV, TB, हेपेटाइटिस अभियान शुरू किया गया है। सीएम ने कहा कि जेल में बंद कैदी हिमकेयर योजना के लाभ से वंचित थे, जिससे उनके इलाज में मुश्किलें आती थी, जो अब नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हमीरपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने जिला के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। जो काम अभी अधूरे हैं उन कामों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने यहां लोगों की समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के काम से देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस के वादों पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, ईमानदार सरकार दी है और देश की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की पहली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में दिए। 11 करोड़ 50 लाख परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मात्र 3 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में देने का काम। ऐसे ही हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली देने का काम हो। सड़कें 4 गुना ज्यादा बननी शुरू होगी। रेलवे 3 गुना ज्यादा ट्रैक्स बिछने शुरू हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई। विदेशी पूंजी निवेश आज तक का रिकॉर्ड आया है। ये सारे काम मोदी सरकार के लेके जब हम 2024 में जाएंगे, ईमानदार नेतृत्व जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर लोग फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार ही आएगी। मैं राज्य की सरकार से इतना ही अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों को प्रताड़ित ना करें। आप पैसे ना होने की बातचीत करके हर चीज से, चाहे विकास हो या महिलाओं के 1500 रुपए का अधिकार हो या फिर हमारे कर्मचारी हो या हमारे ट्रांसपोर्टर जो दिन रात एक करके बसें चलाते हैं, आप उनके अधिकार भी उनको नहीं दे रहे हैं। मजबूरी में उनको एक कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन आप हर क्षेत्र के कर्मचारियों को मजबूर ना करें कि उनको धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़े। हिमाचल में यूपी के रास्ते अवैध शराब की तस्करी हो रही है। तस्कर हरियाणा से शराब खरीदते हैं और उसे यूपी के सहारनपुर के जंगल के रास्ते हिमाचल ले जाकर महंगे दाम पर बेचते हैं। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब सहारनपुर की मिर्जापुर थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। तीनों तस्कर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से 15 पेटी देसी शराब और 10 पेटी अंग्रेजी शराब और 10 पेटी बियर बरामद हुई है। ये हरियाणा से सस्ते दाम में शराब खरीद कर उसे हिमाचल ले जाकर बेचते हैं। पुलिस ने तस्करों में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किए। सोलन में शिक्षा विभाग के दफ्तर में बड़ा हादसा हो गया। यहां डिप्टी डायरेक्टर के कमरे की छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया, जिससे डिप्टी डायरेक्टर जगदीश नेगी को गंभीर चोटें आई हैं। यहां प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे घायल हुए डिप्टी डायरेक्टर को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है। 2014 में इसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर किस तरह खतरनाक स्थिति में चल रहा है, ये उसका सबूत है।
जी, आज कोई 1:30-2 बजे के करीब लंच टाइम था और मुझे जो सूचना प्राप्त हुई, मैं कहीं फील्ड में गया हुआ था किसी एक ज़रूरी फंक्शन में। जो हमारे सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 है मैडम निर्मल नेगी जी, वो इस अपनी सीट पर बैठे थे और अचानक से ऊपर से जो कंकड़ वगैरह इसके जो प्लास्टर है वो उनके सिर पर आ गिरा और जैसे उनको आभास हुआ वो तुरंत तो वहाँ से अपनी सीट छोड़ करके भाग खड़े हुए और पीछे से जो तो बहुत बड़ा जो इसका हिस्सा है, इसका पैच है, वो गिर पड़ा। तो बहुत भयानक सी स्थिति अभी है बनी हुई और बहुत ही तो ईश्वर का धन्यवाद कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन उनके सर पर काफ़ी चोट आई है और 3-4 टांके भी लगे उनके। लेकिन इस बिल्डिंग की जो है, जो मुझे बताया गया कि 2014 में भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसकी जो है इसका मेंटेनेंस किया गया है। मंडी में एक चलती कार में आग लग गई। हादसा बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर में हुआ। कार में सुंदरनगर निवासी 62 वर्षीय विरोध कपूर और उनकी पत्नी सवार थीं, जो निरचौक की तरफ जा रहे थे। तभी जीरो चौक के पास कार से धुआं उठने लगा और फिर आग लग गई। गनीमत ये रही कि पति पत्नी फौरन कार से बाहर निकल गए। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक कार पूरी तरह जल चुका था। कार मालिक का आरोप है कि अगर दमकल की टीम समय पर नहीं पहुंचती, कार मालिक ने आरोप लगाया है कि दमकल की टीम समय पर नहीं पहुंची, मगर दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और रास्ते में अभी मैं 15 मिनट में चला हुआ था तो मेरी गाड़ी से धुआं निकला, तो मैंने गाड़ी को रोका और कुछ साइड पे हो गया। तो थोड़ी देर के बाद मेरी गाड़ी धो करके जलने लगे। फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन आधा पौना घंटा बीतने के बाद भी कोई नहीं आया। सिर्फ बहानेबाजी लगाते रहे कि हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। अभी फायर ब्रिगेड के ऑफिसर यहाँ आए और उसने भी यही बात की हमसे। और हमने उसी टाइम जो हमारी एक गाड़ी का हमने टर्न आउट करवाया। टर्न आउट करने के बाद जो है वहाँ पे हमारा फायर क्रू गया और उसने फायर एक्सटिंग्विशर को आग को बुझाया और उसके ऊपर जो भी था वहाँ मालिक भी थे वहाँ पे, हम उनको आग को बुझा करके वो हमने उसको कंट्रोल करके बुझा दिया। सर, कार मालिक का आरोप है कि करीब पौना घंटा लेट आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो 11:27 पे हमें जो है यहाँ पर जो हमें कॉल मिली है 11, और उसके बाद जो 11 विदिन 10 मिनट के अंदर हमने गाड़ी को जो है वहाँ पे क्या कहते हैं आग को एक्सटिंग्विश करके हम वहाँ पे खड़े हुए थे। ऐसा ये उनका जो आरोप है इधर से गलत है। सोलन के कंडा घाट में शरारती तत्वों ने एक कार में आग लगा दी। कार श्रीनगर रोड पर सड़क किनारे खड़ी थी। कार में आग लगने के बाद लोगों ने बुझाने की कोशिश की, मगर कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। कार एक महिला की थी जो चंडीगढ़ की रहने वाली थी और चंडीगढ़ से अपने घर आई थी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ पहले भी सड़क किनारे खड़ी एक कार को कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी थी, लेकिन वो कौन लोग हैं इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। नालागढ़ में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच 4 चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर न्यू नालागढ़ कॉलोनी के फेज 2 इलाके की है, जहां चोरों ने एक घर में चोरी की कोशिश की। तस्वीरों में 4 चोर एक घर के भीतर जाते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो दीवार फांदकर वहां से निकल गए क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ये घटना रविवार रात 2 बजे के करीब की है। अब तक इसी इलाके में हाल के दिनों में चोरी की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद अब इस वीडियो के सामने आने से चोरों का खौफ बढ़ चुका है। पुलिस ने कुछ चोरों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन बावजूद इसके चोरी की घटनाएं थम नहीं रही। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की हड़ताल से हड़कंप मच गया है। यूनियन से आज से रात्रि सेवा ठप करने का यूनियन ने ऐलान किया, मगर डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई, जिन्होंने ड्राइवर यूनियन के साथ 18 मई को बैठक और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। एचआरटीसी ड्राइवर्स की हड़ताल से हड़कंप। डिप्टी सीएम ने 18 मई को बुलाई बैठक। ड्राइवर्स ने स्थगित की रात की हड़ताल। एचआरटीसी स्टेट ड्राइवर यूनियन की हड़ताल शुरू होते ही सरकार की नींद खुल गई। ड्राइवर्स ने कई दिन पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि अगर उनके 41 महीने से लंबित ओवर टाइम का भुगतान नहीं हुआ तो वो रात्रि सेवा ठप कर देंगे, जिसकी शुरुआत सोमवार से होनी थी। हमारा जो है 3600 ड्राइवर है, इसमें हमने फैसला ये भी लिया था कि जो दिन की सेवा होगी उस पे हमारे ड्राइवर जाएंगे,
जैसे अप डाउन, जैसे सियारपुर है, पठानकोट है, ये लोकल सेवा जो है उस सेवा को करेंगे, लेकिन रात्रि सेवा पे जो है हम एडवांस लेके जाएंगे, अन्यथा हम जो है उस सेवा को नहीं जाएंगे। ड्राइवर यूनियन के मुताबिक उन्हें 41 महीने से ओवर टाइम का पैसा नहीं मिला। 3600 ड्राइवर्स के ओवर टाइम का कुल बकाया 65 करोड़ रुपए है। ड्राइवर डीए और एरियर की राशि नहीं मिलने से है नाराज। सरकार की तरफ से घाटे का रोना रोया जाता है, ये घाटा कोई कर्मचारियों की तरफ से नहीं है। इसमें 27 कैटेगरियां ऐसी है जिनको फ्री सुविधा दी जाती है। अभी आप हाल ही में महिलाओं को 50% किराए में छूट है, या और बहुत सारी कैटेगरियां हैं जिनको किराए में छूट है। तो ये सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, कोई हमारे कर्मचारियों की तरफ से घाटा नहीं है। ड्राइवर यूनियन के इस तेवर से सरकार एचआरटीसी प्रबंधन के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि रात्रि सेवा ठप होने से 2500 रूट्स यातायात प्रभावित होता है। लिहाजा प्रबंधन की तरफ से फौरन डिप्टी सीएम परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बात की, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि 18 मई को वो प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे और उनकी मांगों पर विचार करते हुए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाल में ही इनको हमने 2 महीनों का जो है वो OT रिलीज़ किया, और अभी भी इंश्योर किया है कि इस महीने के अंत तक जो है वो और 21 जो OT की हम इनको दे देंगे। लेकिन ये किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अभी मुझे भी डिप्टी सीएम साहब ने और यूनियंस को भी जो है वो डिप्टी सीएम साहब ने 18 को बुलाया हुआ बातचीत करने के लिए, तो अभी सब सिचुएशन नॉर्मल। डिप्टी सीएम की मीटिंग में क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ड्राइवर्स के तेवर देखकर लगता है कि अब आश्वासन नहीं बल्कि हर हाल में सभी बकाया राशि का फुल पेमेंट चाहते हैं। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला।